हेलो एवरीवन, दिस इज़ पारुल गोयल। एज वी नो, हम सब इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, एनटीएससी स्टेज 1 की प्रिपरेशन का डिस्कशन चल रहा है। आई एम कम्प्लीटली अवेयर दैट यू ऑल नोइंग द फैक्ट्स। अभी तक हमारे रेहान सर ने आपको मैथ्स का डिस्क्रिप्शन दिया, that how will you prepare for maths and math exam. Then Anjali ma'am told you about the chemistry exam कि chemistry के questions को आपको कैसे handle करना है. And then just now Chandan sir has told you about the physics questions and which comprises the science section. तो साइंस की बात करूं, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. And Anji ma'am already discussed you about chemistry questions, Chandan sir about physics question. Now I am here to tell you about bio-specific, है ना. वो सारी कहानी मैं डिस्कस नहीं करूंगी आपसे, कितने क्वेश्चंस आते हैं आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं मैथ्स में, मैथ में एंड ऑल दैट यू ऑल आर कम्प्लीटली वेल अवेयर ऑफ. अभी मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको बायो के क्वेश्चंस, कितने नंबर ऑफ बायो क्वेश्चंस यू विल गेट इन द एग्जाम, प्लस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट, प्लस मोर स्पेसिफिकली आपको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है अच्छे से, सो दैट जितने भी क्वेश्चंस आपकी बायो के एग्जाम में आते हैं आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको. अच्छे से मतलब सही अटेम्प्ट कर सको, right? So among all the 40 questions which is there in your science section, you'll get around 13 to 40 questions in biology. So let's start. देखते हैं हमारा strategy क्या होना चाहिए. नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस यू विल गेट इन साइंस सेक्शन. एंड अमंग दी 40 क्वेश्चंस आपको 13 से 14 क्वेश्चंस बायोलॉजी के मिलेंगे. ठीक है, तो सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बायोलॉजी का, जिससे कि आप वो 13-14 क्वेश्चंस बायो के सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ. आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? फर्स्ट वील डिस्कस द क्वेश्चंस एंड देन आई विल लेट यू नो अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट बायो क्वेश्चंस. सबसे पहले देख लेते हैं कि बायो में आपका कौन सा सिलेबस है विच यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एनटीएससी स्टेज 1. ठीक है, तो सिलेबस की बात करें अगर हम, इट कंप्राइजेस द सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th. ठीक है, तो क्लास 9th में आप लोग सब पढ़ के आए हो, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, आपको पता है टॉपिक्स कौन कौन से हैं. तो ऑल द सिलेबस विच इज एक्चुअली गिवन इन योर एनसीईआरटी इन बायो सेक्शन, दैट इज सेल्स, टिश्यूज, diversity in living organisms, why do we fall ill, natural resources. So these topic comprises bio section of your NCERT science. ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है, बिकॉज आपका जितना भी 9th में टॉपिक्स हैं बायो के एंड 10th में टॉपिक्स हैं बायो के, सारा सिलेबस है आपके एनटीएससी एग्जाम का. ठीक है, 10th में आप लोग 10th में हो, अभी आपने टर्म 1 एग्जाम दिया है, वेल प्रिपेयर्ड हो गए एग्जाम्स के. टर्म 1 में आपने एग्जाम दिया है तो लाइफ प्रोसेसेस आपको बहुत अच्छे से आता होगा, है ना. यू नो प्लस पॉइंट क्या रहा इस बार एग्जाम का टर्म 1 का, दैट द एग्जाम वाज ऑब्जेक्टिव, राइट. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपको एनटीएससी में मिलने हैं, तो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है. अभी तक हम लोग क्या देते थे, बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक ये आपको एक एडवांटेज हो गया. देखो, हर खराब चीज़ भी अपने साथ एक अच्छी चीज़ लेके आती है. इससे आपको एक एडवांटेज ये मिल गया कि आपको ये बात समझ में आ गई कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, बिकॉज स्कूल एग्जाम इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड, है ना. आपके पेरेंट्स भी यही चाहते होंगे, आप भले ही कितने अच्छे कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन करो, कितना अच्छा कॉम्पिटिशन करो, लेकिन आपके पेरेंट्स सबसे पहले यही चाहेंगे कि आपके स्कूल एग्जाम्स में आपका स्कोर हो, है ना. तो अभी हम टर्म 1 पढ़ के आ रहे हैं, हमने लाइफ प्रोसेसेस बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही मिले हैं. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ योर एनटीएससी स्टेज 1-2, राइट. तो लाइफ प्रोसेसेस में 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़े होंगे. फॉर एग्जांपल ह्यूमन डाइजेशन, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन. तो ये सारा ही सिलेबस आपका एनटीएससी का है, तो आपके लिए एडवांटेज हो गया, है ना. दूसरा टॉपिक क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. तो अगर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस की बात करें, आपका बिल्कुल ऑनगोइंग टॉपिक है, क्योंकि आपका टर्म 2 अभी शुरू हुआ है, तो आपने ज़रूर इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, राइट. तो आपको मालूम है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में आ सकते हैं. अभी भी हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है टू लर्न द थिंग्स इन अ बेटर वे. बेटर वे मीन्स कि आपको किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज हेरिडिटी एवोल्यूशन. Heredity evolution is again a very important topic and I guess most of you didn't go through the topic, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा बाद वाला सिलेबस है
जो आपके स्कूल्स में या आपके इंस्टीट्यूशंस में कराया जाता है, हम लोग भी अभी जो पढ़ा रहे हैं, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, राइट? वी आर अबाउट टू फिनिश द टॉपिक, विल वेरी सून बिगिन विद द टॉपिक हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. So basically this syllabus comprises of your NTSE stage 1, and you have to go through the syllabus of class 9th as well as the syllabus of class 10th. This is your complete syllabus of biospecific for your NTSE stage 1. आई गेस आपको सिलेबस की कहानी समझ आ गई होगी अच्छे से कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको NTSE स्टेज 1 के लिए पढ़ाई करनी है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा. नाउ ये हमने थोड़ा सा डिज़ाइन किया है आपके लिए कि लास्ट 5 इयर्स में बायो में जो क्वेश्चंस आए हैं, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज बीन एक्चुअली देयर फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक, है ना. तो इससे ना आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, विच टॉपिक इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, राइट. टॉपिक हमें सारे पढ़ने हैं, लेकिन फोकस हमारा ज़्यादा किस पे रहेगा, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि वही एक्सपेक्टेड है. हर साल आप देखोगे, विल डिस्कस इट इन अ मिनट कि कितना कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया है. बट देन हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, सो दैट हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, हम ज़्यादा स्कोर बना लेंगे. एंड एवरी क्वेश्चन मैटर्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यू नो, आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट का सिंगल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि हर क्वेश्चन आपका रैंक बनाता है, राइट. तो हम किसी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, हम आंसर तभी करेंगे जब हमको उस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन की कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं इन लास्ट 5 इयर्स. केमिकल कोऑर्डिनेशन आपकी क्लास 10th का टॉपिक है. केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट. तो उसमें हम लोग न्यूरल सिस्टम डिस्कस करते हैं, हम केमिकल कोऑर्डिनेशन डिस्कस करते हैं, राइट. तो ये बेसिकली आप देखो हर साल कितना सारा क्वेश्चन आया है इसमें से. लाइक बायो के 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर. यूल गेट, लास्ट ईयर यू गेट 2 क्वेश्चन, देन 2, then 4. See, in the year 2018 you got 4 questions out of 13 to 14 questions from the topic, right. Then 2 questions and then one question. Meaning by that consistency, आप देखो ये टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है. रेगुलरली हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है. दैट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम. दो आपके सिलेबस में सीबीएसई ने इस टॉपिक को रिमूव कर दिया है, लेकिन अगर आपको एनटीएससी के लिए पढ़ना है तो डोंट गो बियॉन्ड द एनसीईआरटी. बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू नो, एनटीएससी, अब जो आपके सीनियर्स हैं, जो एनटीएससी क्रैकर्स हैं, अगर आप उनसे बात करोगे, मिलोगे, तो आपको पता चलेगा कि एनटीएससी स्टेज 1 इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम, है ना. हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर किताबों में नहीं झांकना, हमारा फोकस एनसीईआरटी होना चाहिए. अगर आपने एनसीईआरटी की लाइंस अच्छे से पढ़ी हैं, उनका मतलब समझा है, आपको ये मालूम है कि उन लाइंस में से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम, राइट. तो हमको एनसीईआरटी को पकड़ के रखना है, उसमें क्या लिखा है बस वो आपको समझना है. तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू द एग्जाम वेरी इजीली, है ना. एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम 100%, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एवोल्यूशन, अगेन क्लास 10th. ठीक है, अब आप लोग 10th में हो, 10th के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो ये एडवांटेज है आपके लिए, क्योंकि 9th आप पिछले साल दे के आ रहे हो, बहुत चीज़ें वॉश आउट भी हो जाती हैं. वी नो दैट ह्यूमन माइंड है, कब तक स्टोरेज होगा. बायो पढ़ रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में चीज़ें वनिश्ड आउट हो जाती हैं, वाइप्ड आउट हो जाती हैं, वॉश्ड आउट हो जाती हैं. लेकिन हमें टॉपिक पढ़ना है एग्जाम के लिए. लेकिन ये एडवांटेज है कि दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम द क्लास 10th, है ना. एवोल्यूशन देखो आप, एक क्वेश्चन लास्ट ईयर, देन इन द ईयर 2017, then in the year 2016. So 3 questions are there in last 5 years from the topic evolution. And you know what, when you'll go through the papers of the different years, you'll find very simple questions are there. Like one question was there, who discovered the theory of natural selection? बहुत सिंपल है, सब जानते हैं. फादर ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन गिव द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. मतलब बहुत डीप नहीं जाना आपको एनटीएससी स्टेज 1 के लिए. थोड़ा सा सरफेस लेवल, थोड़ा सा आइडिया, थोड़ी सी किताब की रीडिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग, दैट्स ऑल यू नीड फॉर द एग्जाम. ठीक है,
तो हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक अभी आपके टच में नहीं आया होगा, बीइंग इन क्लास 10th बहुत लास्ट का टॉपिक है, तो बहुत अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है टॉपिक में, आपको एग्जाम के लिए सरफेस लेवल का जान लो बस, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, आगे आ जाते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो आपका ऑनगोइंग करंट टॉपिक होगा फॉर टर्म 2। ठीक है, आप सभी अभी ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, बिकॉज टर्म 2 इज अबाउट टू स्टार्ट, अभी स्टार्ट हुआ है, और आप जानते होंगे टॉपिक कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें आप देखो एक साल में 5 क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। दो आपका लास्ट ईयर देयर इज नो क्वेश्चन, एंड देन इन द ईयर 2016 देयर वाज नो क्वेश्चन, बट देन देयर आर 5 क्वेश्चंस इन जस्ट 1 ईयर। ठीक है, तो टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, और आपको दोनों ही रिप्रोडक्शन में फोकस करना है, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम जब भी फिजियोलॉजी की बात करते हैं एनिमल्स की, सो व्हाट वी टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस, क्योंकि आप देखोगे आपकी किताबों में भी इट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी विच वी आर लर्निंग, राइट। तो हमको और कहीं ना जाके जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक बात है, तो आपको 5 क्वेश्चंस आए हुए एक साल में, टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गो थ्रू फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट देख लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो इट इज जस्ट 2 क्वेश्चन इन 1 पेपर, तो कर लो, अच्छी बात है, जस्ट डू एनसीईआरटी, राइट। मतलब आप देखो लास्ट ईयर भी कोई क्वेश्चन नहीं था, देन लास्ट उसके भी पहले एक साल में आपको 2 क्वेश्चन मिले, फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब बहुत ही सरफेस लेवल पे कर लो। और वैसे भी नेचुरल रिसोर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोअर क्लासेस से सारी कहानियां पढ़ते हुए आ रहे हो, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, 8th क्लास में पढ़ी होगी आपने नाइट्रोजन साइकिल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फू, उस टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, सब जानते हो आप लोग ये, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से पूछते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जाम। तो बहुत इधर उधर नहीं जाना, वी हैव टू बी फोकस ऑन आवर एनसीईआरटी, दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट देख लेते हैं जेनेटिक्स। अब देखो इसमें आपको नई क्वेश्चन कोई मिला है यहाँ पर, बट देन 1 and 1 इन द ईयर 2018 and 19, दिस इज ऑल्सो क्लास 10th टॉपिक, तो एडवांटेज है आपके लिए, अभी आप सब पढ़ोगे, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप इस टॉपिक को कर चुके होगे। नेक्स्ट इज सेल। नाउ दिस सेल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें ध्यान रखना है। अब देखो सेल की बात करें, 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर, 2 क्वेश्चन उसके पहले साल, 2 क्वेश्चन उसके पहले साल। आप पूरा एक चीज अगर आप इसको एनालिसिस करोगे, यू विल कम टू नो कि फ्रॉम एवरी टॉपिक द क्वेश्चन इज देयर, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से हैं, थोड़ा सा हमें इस पे फोकस करते हुए उस टॉपिक को, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है तो उसको अच्छे से करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। अब देखो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन, उसके पहले साल भी एक क्वेश्चन, फिर स्किप कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, एंड देन 2 and 3 क्वेश्चंस। दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट, बिकॉज हर साल आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है व्हाई डू वी फॉल इल से। आप सब क्लास 9th में ये टॉपिक पढ़े हो, आपकी सिलेबस में था, तो आपको पता होगा इस टॉपिक में क्या है, बस हमको सिर्फ ब्रश अप करना है फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो कहीं नहीं जाना, अगेन एनसीईआरटी क्लास 9th उसको पढ़ लो, उसमें जो डिजीजेस के बारे में कहानी दी हुई है, दी कॉजेटिव एजेंट्स जो दिया हुआ है, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, दैट यू ऑल नीड टू डू, है ना। बेसिकली यू हैव टू फोकस on the disease part which is given. Generally the question, अभी हम देखेंगे, मैंने कुछ questions भी लिए हैं of the previous year sections, कौन कौन से questions पूछे गए हैं from these topics. You will find कि generally from this topic आपको कैसा question मिल रहा है, diseases based मिल रहा है, या तो causative agent पूछ लेते हैं या फिर vaccine पूछ लेते हैं, तो इस चीज पे focus रख के ये topic को prepare करना। ठीक है, नेक्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं जब भी बायो की क्लास लेती हूँ, क्लास 9th और 10th की, मेरा एक ही वहां पर स्टेटमेंट होता है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज utmost important topic for any competitive exam for class 9th and 10th। यू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मतलब आप मान के चलो, लाइक एनटीएससी की बात कर लेते हैं, आपको 13-14 क्वेश्चंस में से 3-4 क्वेश्चंस डाइवर्सिटी के मिल जाएंगे, एंड इन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर इज वंस आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस आर फ्रॉम डाइवर्सिटी। दो लास्ट ईयर
आपके आई नो पेंडेमिक की वजह से इस टॉपिक को हटा दिया गया क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, तो द टॉपिक वाज रिमूव्ड फ्रॉम सीबीएसई, बट देन हमें एनटीएससी के लिए पढ़ना है। आप लोग थोड़ा सा इसको रिव्यू अगर करना चाहते हो तो मैंने पूरा वीडियोस बनाया हुआ है इस टॉपिक पर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हेन यू गो थ्रू आवर चैनल आप देखोगे कि आप उसमें डालना कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्फिनिटी विजन, आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, उसमें सारे वीडियोस दिए हैं। इट वाज नियर अबाउट 6 to 7 वीडियोस, ठीक है। तो उसमें पूरा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फीचर्स ऑन विच द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड, एवरीथिंग इज गिवन इन द वीडियो। you'll find everything which is required for the exam, ठीक है। तो क्योंकि आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो that will be the advantage for you to go through that videos from infinitive vision, आपको पता चलेगा कि हमें इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं डाइजेशन, वेरी कंसिस्टेंट टॉपिक थ्रू आउट द ईयर्स। सी लास्ट ईयर 1, then 3, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप समझ सकते हो। एंड यू नो द टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक। अभी हम क्वेश्चंस में लेके आई हूँ थोड़े से आपके लिए, वील फाइंड दैट कि क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो एडवांटेज है आपके लिए ये भाई, टॉपिक इजी है, क्वेश्चन ज़्यादा है, आप यूं ही कर लोगे इसको, है ना। अगेन कहीं नहीं जाना, एनसीईआरटी पे फोकस रखो। एक दो चीज़ें आपसे एक्स्ट्रा पूछी गई हैं तो वो आप लोगों ने इतना ज़रूर पढ़ा होगा क्लासेस में, आई एम श्योर कि आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सको, ठीक है। तो अगेन न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम। अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो इट इज न्यूट्रिशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, दीज आर योर मेन टॉपिक्स फॉर द एग्जाम, ठीक है। क्लास 9th में इट इज डाइवर्सिटी एंड व्हाई डू वी फॉल इल। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रेस्पिरेशन। दिस इज अगेन आपका कौन सा टॉपिक है ये, लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th। अभी आप टर्म 1 का एग्जाम दे के आ रहे हो, आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन, एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा है, देन एक क्वेश्चन इन द ईयर 2016-17, ठीक है। देन इज सर्कुलेशन, again one question last year, one question in the year 2017-18 and one question in the year 2016-17, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक कैलकुलेशन करें इस पूरा एनालिसिस का कि कौन से टॉपिक में को आपको ज़्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, तो you'll find 10th का वेटेज ज़्यादा है as compared to the 9th, तो दिस इज एडवांटेज फॉर यू इफ आई टॉक अबाउट बायो स्पेसिफिक, है ना। टर्म 2 अभी हमारा अबाउट टू स्टार्ट, हमने रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो एक साल में 5 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। एंड 9th की बात करूं, व्हाई डू वी फॉल इल एंड डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइवर्सिटी में कंसिस्टेंसी है, कोई साल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जब आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो और टॉपिक हटा दिया था सीबीएसई वालों ने फॉर सीइंग द पेंडेमिक बिकॉज द टॉपिक इज लेंदी, लेकिन आप उन वीडियोस को वॉच कर सकते हो। अपना क्लास 9th एनसीईआरटी में जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको यू जस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू द वीडियोस, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स एंड दियर वेटेज विद रेफरेंस टू द एग्जाम। तो कौन से टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th, व्हाई डू वी फॉल इल एंड diversity in living organism. In class 10th, reproduction, life processes में सबसे ज़्यादा important topic is nutrition. You can see yourself how many questions are there in each year from the topic digestion and diversity. ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये बात। हमारा टॉपिक का फेवरेबल टॉपिक कौन सा है एनटीएससी एग्जाम का, अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। अभी देखो थोड़ा सा टिप्स मैंने यहाँ पे डाला है कि आपको बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको सारी कहानी समझा दी है, बट वंस अगेन जस्ट गिव अ ग्लिम्स ऑन इट, गिव मॉक टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। बिल्कुल स्किप नहीं करना है हमको। हमारे इन्फिनिटी विजन भी रेगुलर मॉक टेस्ट सीरीज कराता है फॉर दीज एग्जाम्स, एनटीएससी के लिए भी कंडक्टेड है, तो प्लीज गो थ्रू इट। आपको इसमें एक आइडिया पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस हैव बीन देयर फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना। तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से एग्जाम के लिए पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, फोकस आपका क्या होना चाहिए। यू ऑल कम टू नो थ्रू दिस मॉक टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट इज नेवर मिस आउट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एनटीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी हमको जरूर पढ़ना चाहिए। यू नो दैट इज द बेस।
आप देखोगे व्हेन यू गो थ्रू इट ना, आपको बहुत डिफरेंट चीजें मिलेंगी विच इज एक्चुअली गिवन इन एनसीईआरटी, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो उसको. बट वंस यू गो थ्रू द एग्जाम्पलर, आपको पता चलेगा कि सेम थिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी बट यू हैव बीन गॉन थ्रू इन अ डिफरेंट मैनर, कि हमको उस थियरी को किस तरह से पढ़ना होगा क्वेश्चंस के लिए फॉर एमसीक्यूज, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको एमसीक्यूज ही आंसर करने हैं, राइट. तो अगर आप को ये समझ में आ जाए बात कि हमको थियरी किस तरह से पढ़नी है फॉर एमसीक्यूज, बहुत ही इजी हो जाता है आपके लिए एग्जाम. तो प्लीज गो टू थ्रू दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज डू एमसीक्यूज. हमारा तो पैटर्न ही वही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, आपको सिर्फ एमसीक्यूज मिलते हैं और वहाँ कोई सब्जेक्टिव नहीं है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितना कर सकते हो करो ऑफ एवरी सब्जेक्ट, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में वही सॉल्व करना है. जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमको ये बात समझ में आ जाती है कि हमको क्वेश्चन को रीड करके उसको टेकअप कैसे करना है ना, फिर चारों ऑप्शंस को प्रॉपरली रीड कैसे करना है, सो दैट वी कैन गो टू द राइट आंसर. कभी कभी क्या होता है कि हमें पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल जाता है, दैट माइट नॉट बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, है ना. एक क्वेश्चन के कई आंसर्स हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको आंसर लगाना है विद रेफरेंस टू द ऑप्शंस गिवन फॉर द क्वेश्चन, है ना. तो ऑप्शंस जरूर पढ़िए प्लीज बिफोर गोइंग फॉर द राइट आंसर. रीड द क्वेश्चन थॉरोली, रीड फॉर ऑप्शंस थॉरोली, देन डू द राइट वन. ठीक है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल फटाफट करके पहला मालूम पड़ा पहला सही है, आपको लग रहा है कि पहला सही है, आपने मार्क कर दिया, बाकी 3 पढ़े ही नहीं, दैट इज वेरी बैड स्ट्रेटेजी. ठीक है, यू शुड गो थ्रू द क्वेश्चन प्रॉपरली थरोली, देन ऑल द 4 ऑप्शंस प्रॉपरली, देन मार्क द राइट वन. ठीक है, दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है, आगे देख लेते हैं रीड एनसीईआरटी. ये तो मैं बहुत बार बोल चुकी आपको, थ्रू आउट दी सेशन यही बोल रही हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ. एनसीईआरटी भी अगर आपने पढ़ ली तो आप समझ लो आपका एग्जाम क्रैक है, 100% क्रैक है. आप देखोगे एनटीएससी स्टेज 1 का एग्जाम, अपने सीनियर से बात करना, जो बच्चे क्रैक कर चुके हैं उनसे बात करना, यू विल फाइंड कि आपको सिर्फ एक ही एडवाइस करेगा हर बंदा कि फोकस एनसीईआरटी. हमें लगता है हमें एनसीईआरटी हमने अच्छे से पढ़ ली है, बट वंस यू गेट द क्वेश्चन सारा कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, हम इधर उधर की किताबों को ढूंढते हैं और एनसीईआरटी को भूल जाते हैं पढ़ना. तो प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स फॉर द एनटीएससी एग्जाम, go through the NCERT properly, line by line. Even you know, मेरा तो ये मानना है, स्टूडेंट्स को मैं बोलती भी हूँ क्लास में, आपको ये मालूम होना चाहिए कि NCERT के कौन से पेज पे कौन सी लाइन गिवन है. That should be your strategy for cracking any competitive exam. ठीक है, तो read NCERT in that manner. चलिए आगे देख लेते हैं. अभी मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, which is already there in the exam, in the previous examination of NTSE. लेट्स सी, जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन फ्रॉम द क्लास 10th, केमिकल कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द क्लास 10th, एंड फॉर फ्रॉम क्लास 9th इट इज व्हाई डू वी फॉल इल एंड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो ये 2 टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, प्लस सेल ऑल्सो. सेल के भी कई बार क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली पूछे गए हैं थ्रू आउट द एग्जाम्स, तो उसी के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन. लेट्स डिस्कस इन जस्ट क्विक मैनर. देखते हैं आप लोग को भी कितना अच्छे से आंसर आता है. आप लोग यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, एंड आई एम श्योर एवरीबडी सिटिंग ओवर देयर कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस के पास कितने सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. Again, class 10th, topic life processes, first topic nutrition in animals. ठीक है, तो 3 pairs of glands होते हैं, हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है. कौन कौन से glands होते हैं? salivary glands बोलते हैं इनको, 3 pairs. parotid gland, name the glands if I ask you. It will be parotid gland, है ना. It will be what it will be next will be mandibulary or maxillary. Mandibular और maxillary. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सबलिंगुअल. तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है. 3 pairs of glands, name them. It is parotid, mandibular or maxillary or sublingual. These 3 pairs of glands are present in humans. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
नेक्स्ट वन इज सिल्वर फिश इज, ये देखो एनटीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, बट आपने डाइवर्सिटी नहीं पढ़ा है, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, इफ यू वॉच दीज वीडियोज विच इज बीन देयर ऑन द इन्फिनिटी चैनल ट्यूब, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उसमें आप जाओगे, वीडियोस ढूंढोगे डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यू विल फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अदरवाइज आपको एक बात नहीं समझ में आएगी, एनसीईआरटी पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, आप बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर कर दोगे। यू नो, सिल्वर फिश इज एन ऑर्थोपॉड, फिश दिया हुआ है तो आपको ऐसा लगेगा कि इट इज फिश, बट इट इज नॉट अ फिश, इट इज एन ऑर्थोपॉड। रादर ऑर्थोपॉड का एक क्लास होता है जिसको हम इंसेक्टा बोलते हैं, और आपके इंसेक्टा में इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट, है ना। फाइलम अगर आप पढ़ोगे ना, यू विल कम टू नो दे आर डिफरेंट फाइलम्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा अप टिल इकाइनोडर्म्स, है ना। ये मैं इन्वर्टिब्रेट्स की बात कर रही हूँ, उसके बाद आप प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में पढ़ोगे एंड देन दी कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ोगे, बट यहाँ पे ऑर्थोपोडा से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, एंड दिस इज वंस इन द एग्जाम ओनली, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। तो सिल्वर फिश इज एन इंसेक्ट बिलोंग्स टू द क्लास इंसेक्टा ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा विच इज वन ऑफ द इनवर्टिब्रेट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, उसी टॉपिक से है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Now again this question is again from your topic neural system and chemical control and coordination, ठीक है। In human body temperature control center is, आपकी बॉडी में थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का क्या मतलब होता है, थर्मोस्टेट का मतलब होता है दैट रेगुलेट्स योर टेम्परेचर। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है आपकी बॉडी में विच रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर? वेरी सिंपल, आपकी किताब एनसीईआरटी 10th में गिवन है ये बात बहुत अच्छे से। इट इज हाइपोथैलेमस प्रेजेंट इन योर ब्रेन विच एक्ट एज अ थर्मोस्टेट एंड कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। समझ आ गई बात? तो मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं। सोर्स ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इज, अगेन द टॉपिक इज वाई डू वी फॉल इल। वही मैंने आपको बताया कि वाई डू वी फॉल इल, डाइवर्सिटी क्लास 9th, क्लास 10th इज रिप्रोडक्शन and the chemical coordination, and the last one is what we're talking about the that's all, that the two topic is more than sufficient for the exam, ठीक है। and ये टॉपिक हमने कहाँ से लिया है, क्लास 9th, why do we fall ill। तो इसमें कौन सा है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं। कौन सा पैथोजन से हमने निकाला है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? इट इज फ्रॉम द फंगस। कहाँ से निकाला है? इट इज फ्रॉम द फंगस, ठीक है। फंजाई एक होता है, फंगस होता है विच इज कॉल्ड एज पेनिसिलियम नोटाटम। क्या नाम है उस फंगस का? पेनिसिलियम नोटाटम। सो दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक है, इसीलिए इसको हम वंडर ड्रग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंडर ड्रग। अगेन द टॉपिक इज व्हाई डू वी फॉल इल, क्लास 9th, ठीक है। हम देख रहे थे व्हेन वी वर डूइंग द एनालिसिस कि व्हाई डू वी फॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बींग्स आर। अब देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ोगे ना, डेफिनेटली यू विल मार्क 46, क्योंकि आप क्या पढ़ते हुए आ रहे हो, 23 पेयर 46 क्रोमोसोम्स, है ना। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स की बात नहीं कर रहे हैं। इफ द क्वेश्चन इज लाइक दैट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स, डेफिनेटली योर आंसर विल बी 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर्स। पेयर्स की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ऑप्शंस में। यहाँ तो सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे हम, तो आप जरूर 46 मार्क करोगे अगर बिल्कुल सोच के दोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, 46 मार्क कर देते हैं। गलत बात, बैड स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। वी नो दैट देयर आर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स ओनली, या तो XX होगा, है ना, या XY होगा। XX प्रेजेंट इन फीमेल्स एंड XY प्रेजेंट इन मेल्स। अगेन दिस इज NTSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ना है। मतलब ट्रिकी आई मीन टू से आपको ध्यान से पढ़ना है, दैट्स ऑल, to reach to the right answer. So we'll answer for this question, it will be 2, because 2 sex chromosomes are present in every human being. In females XX, in males XY.
चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या लिया है हमने. Yes, again diversity. It is nematoblast or stinging cells are found in which phylum of animals. है ना, ये आपको फाइलम्स के नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है जो कि इस फाइलम को बिलोंग करते हैं. तो फाइलम का नाम क्या दिया हुआ है, पॉरीफेरा, एनालिडा, निडेरिया एंड ऑर्थ्रोपोडा, है ना. तो आपको इसमें क्या बताना है कि नेमाटोब्लास्ट कौन से फाइलम में प्रेजेंट है. अब देखो अगर आपने थोड़ा सा भी टॉपिक पढ़ा है, बहुत इधर उधर की बात नहीं है ये, बिल्कुल स्टिक टू एनसीईआरटी. आपने अगर थोड़ा से भी आप ये जानते हो कि ये निडेरिया क्यों नाम पड़ा इस फाइलम का, एक्चुअली द फाइलम नेम इज व्हाट, फाइलम नेम इज सिलेंट्रेटा, है ना. ये सब आपको वहां मिल जाएगा वीडियोस में विच इज देयर ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ द इन्फिनिटी. तो प्लीज गो थ्रू इट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, राइट. तो सिलेंट्रेटा बेसिकली इसका फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा है, लेकिन हमने इस फाइलम का नाम निडेरिया क्यों दिया, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द निडोब्लास्ट सेल्स. इसी फाइलम में के ऑर्गेनिज्म में निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नेमाटोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं, राइट. नेमाटोसिस्ट भी बोल सकते हैं. तो निडोब्लास्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा, hence the name given as nidaria, and that is why the answer will be nidaria. That is option number 3. ठीक है. तो which topic, class 9th, and that is diversity in living organisms. आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास. yes, topic cell, class 9th. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन विच सेल्यूलर ऑर्गेनेल. सब जानते हो ये तो डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल का, है ना. जो भाई फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ प्लांट्स कर पाते हैं बिकॉज दे कैन एबल टू मेक देयर ओन फूड, है ना. हम लोग तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम तो डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए, है ना. और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्लांट्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. बस आपको सिंपल सा यही बताना है इसमें, है ना. प्लास्टिड्स एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, है ना. एंड वन सच प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सब पढ़ा है आपने अच्छे से, डेफिनेटली पढ़ा होगा सेल में, है ना. तो बस वही आपको बताना है. वन ऑफ द प्लास्टिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट इज क्लोरोप्लास्ट, राइट. तो हमारा सही आंसर इज क्लोरोप्लास्ट. दैट विल बी द आंसर. चलिए और देख लेते हैं. Okay, scientists who proposed the theory of natural selection. See, this question I was talking about in the beginning, that a very simple question are there from the topic evolution. हमें कहीं इधर उधर नहीं जाना. We'll have to be very focused for the exam. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसने हमको नेचुरल सिलेक्शन थियरी को दिया. इट इज चार्ल्स डार्विन. तो बहुत डीपली नहीं जाना हमें एग्जाम के लिए. स्टेज 1 इज सिंपल, लेकिन एक बार स्टेज 1 क्रैक कर लो फिर थोड़ा डिफिकल्ट आपको पढ़ना है, बिकॉज एनटीएससी स्टेज 2 इज लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दी एनटीएससी स्टेज 1. ठीक है. तो अभी सिंपल सिंपल सी चीजों को रखो जिससे आपको आपके पास ज्यादा टाइम हो पढ़ने के लिए चीजों को और आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ, राइट. Cholera disease caused by which pathogen? Again the topic, why do we fall ill? And this question is again from previous year examination of NTSC, right? तो कौन सा disease, कौन सा pathogen cause करता है कॉलेरा को? अब आपको इसके लिए ना थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा कि disease caused by, you must be knowing what are pathogens. Pathogens are the disease causing organisms, है ना. जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन. सो ये सारे पैथोजेंस ही हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं. तो इसमें ना एक छोटा सा चार्ट बना लो अपने बिल्कुल एक ही पेपर पे, जिससे कि आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़े. डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई. तो ये बिल्कुल पेपर पे शॉर्टली लिख लो. बहुत सारा डिजीज नहीं लिखना है, बहुत ही कॉमन डिजीजेज हैं उनके बारे में लिखना है जो कि आपकी ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन होगी. सो दैट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर टू रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड अगेन कि हाउ व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज. तो कॉलेरा की अगर बात करें, कॉलेरा किस टाइप का डिजीज है? एक बैक्टीरियल डिजीज है. सो द आंसर विल बी बैक्टीरिया. विच इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द कॉलेरा? विब्रियो कॉलेरी. ठीक है.
तो ये एक बैक्टीरिया है जो कि कॉलेरा डिजीज को कॉज करता है, ठीक है। और देख लेते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन मोर और नॉट, लेट्स सी। Okay, that's it. Oh no, one more is there. Number of male gametes present in the pollen tube are. अब देखो प्लांट रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने आपसे बोला था कि आपको रिप्रोडक्शन दोनों ही पढ़ने हैं, प्लांट्स का भी पढ़ना है और ह्यूमंस का भी पढ़ना है ना। ये भी कहानी आपकी किताब एनसीईआरटी में गिवन है कि आपकी पॉलन ट्यूब में कितने गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक छोटा सा प्रोसेस समझना होगा जो कि आपकी किताब में गिवन है, दैट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं। प्लांट्स रिक्वायर 2 मेल गैमीट फॉर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट फर्टिलाइजेशन, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। तो एक मेल गैमीट क्या करेगा? यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 मेल गैमीट। व्हाई इट इज 2 मेल गैमीट? बिकॉज 1 मेल गैमीट, बहुत ज्यादा नहीं अभी यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी, जस्ट वन डिस्कशन ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग। हमें मालूम है दैट व्हेन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग, व्हाट इट फॉर्म्स? इट फॉर्म्स जायगोट, है ना। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया आपका? ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज फर्टिलाइजेशन। नाउ अनदर मेल गैमीट, अभी हमने डिस्कस किया कि 2 मेल गैमीट होते हैं पॉलन ट्यूब में। तो दूसरा मेल गैमीट मतलब अनदर मेल गैमीट क्या करेगा? rather more appropriate to write the second male gamete, it will fuse। आपकी जो एग जहां प्रेजेंट होता है वहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इनका फ्यूजन से क्या बनेगा? इनका फ्यूजन से एक स्ट्रक्चर बनेगा विच इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर दी प्लांट्स, है ना, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। जैसे ह्यूमंस में आपने जरूर सुना होगा सबने, ह्यूमंस में प्लेसेंटा होता है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर which provides all the nourishment from the mother to the fetus, placenta. As in case of plants हम बात करें तो basically endosperm is present in place of placenta, ठीक है। तो endosperm is a nutritive tissue, it gives nourishment to the zygote and then your zygote will convert into a embryo, then to a seed, then to a baby plant। ठीक बात है। तो ये दो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको तो हमने फर्टिलाइजेशन बोल दिया। अब क्योंकि एक न्यूक्लियस हुआ एक मेल गैमीट में और दूसरा न्यूक्लियस हुआ, 2 न्यूक्लियस आर बीन प्रोवाइडेड बाय द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सो यहाँ पे ये किसका, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेकंड, मोर अप्रोप्रिएट टू राइट द अदर मेल गैमीट, वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। एक मेल गैमीट हो गया एक के साथ फ्यूज, अदर मेल गैमीट हो गया किसके साथ फ्यूज? 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज, तो बन गया हमारा जाइगोट और एंडोस्पर्म, यानी कि 2 फ्यूजन हुए। हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो आई गेस बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बात समझाई है, समझ आ गई होगी बात। सो नंबर ऑफ मेल गैमीट्स प्रेजेंट इन द पॉलन ट्यूब इज आर 2। व्हाई रिक्वायर 2? वी हैव अंडरस्टूड दिस। बाकी और आपको डिटेल में समझना है, सो वील डिस्कस इन सम अदर वीडियो। वन मोर, बीसीजी इज अ वैक्सीन फॉर विच डिजीज? बीसीजी आपको बताना है कि किसके लिए होता है वैक्सीन? वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। व्हाई डू वी फॉल इल? टॉपिक क्लास 9th, आपने सबने पढ़ा होगा। अभी तो पेंडेमिक का टाइम है, सबको पता है कि वैक्सीन का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बीसीजी इज अ वैक्सीन फॉर विच डिजीज? बीसीजी एक ऐसा वैक्सीन है जो कि कब देते हैं, किसके लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज के लिए, है ना। बीसीजी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। इट इज बैसिलस, इट इज कामेट एंड ग्यूरेन, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो आप एक इसमें भी एक छोटा सा चार्ट बना लो कि कौन सा डिजीज के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है। तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू, बहुत सारा नहीं जाना हमें इधर उधर, थोड़ा सा बना लो, जैसे फॉर हेपेटाइटिस, फॉर ट्यूबरक्लोसिस, फॉर पोलियो, फॉर डीपीटी, आई मीन ऑल दीज डिजीजेस। एक सिंपल सा आप 4-5 लाइन्स में चार्ट बना के लर्न कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में। मैंने तो आपके लिए 1-1, 2-2 क्वेश्चंस निकाले हैं, स्पेशली फ्रॉम दी टॉपिक्स विच हैज अ more weightage in your NTSC exam for myo section, ठीक है।
चलिए और देख लेते हैं, इज देयर एनी क्वेश्चन मोर? या दैट्स इट. सो दैट वाज द क्वेश्चंस आई हैव ब्रॉट फॉर यू फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन कमिंग इन योर बायो सेक्शन. आई गेस आज के सेमिनार में आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई होगी कि आपको कैसे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है. रिहान सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा मैथ्स और मैथ के लिए हमें कैसे पढ़ना है. अंजलि मैम ने आपको बहुत डिटेल किया अबाउट केमिस्ट्री एंड शी हैज़ ब्रॉट सर्टेन क्वेश्चंस फॉर यू ऑल्सो कि किस तरह से हमें सॉल्विंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. अभी आई वॉज वॉचिंग चंदर सर, ही ऑल्सो एक्सप्लेन वेरी वेल कि आपको फिजिक्स के लिए कैसे पढ़ना है. टिप्स भी उन्होंने बहुत अच्छे दिए आपको कि किस तरह से आप फिजिक्स के फॉर्मूले ट्रिक्स इजी मैनर में लर्न कर लो, सो दैट आपका टाइम वहाँ पे यूटिलाइज कम हो, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर सको. क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, वरना बाद में आप बहुत रिपेंट करोगे उस बात को कि हमको क्वेश्चंस आते थे पर हम नहीं कर पाए ड्यू टू दी मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम. तो अभी से, और ये चीज़ आप कब कैसे इंप्रूव कर सकते हो? बाय गिविंग मॉक टेस्ट सीरीज, है ना. उससे क्या होता है, एक तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट, नंबर 1. नंबर 2, आपको ये पता चलेगा हमको क्वेश्चंस को कैसे टेक अप करना है फॉर द राइट आंसर. ठीक है. नंबर 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता चलेगा हम उतने ही पर्टिकुलर आवर्स में टाइम को कैसे मैनेज करें सो दैट वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स, which is very important for the exam. क्योंकि as I told you earlier, every question matters for the competitive exam. एक क्वेश्चन भी गलत करके अगर आते हो तो रैंक बहुत नीचे आ जाती है. तो हमें कोई क्वेश्चन नहीं गलत करना, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना. ठीक है. हमको टाइम मैनेज करके रखना है, और वो टाइम मैनेज हम कैसे सीखेंगे? बाय प्रैक्टिसिंग. तो आप मॉक टेस्ट सीरीज आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप घर पे बैठ के भी ना अपने आप, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है. आप अपने स्कूल एग्जाम के लिए भी तभी आप पढ़ोगे जब आप ये चाहोगे कि मेरे को एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, मुझे अपने फ्रेंड्स को दिखाना है दैट आई कैन डू बेटर, मुझे मम्मा पापा को बताना है कि हाँ उनका बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से. तो ये सब चीज़ें कब आएगी? जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होगे. तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए. तो आई गेस जितना भी आपने हमारा पूरा सेशन सुना फ्रॉम द लास्ट 2.5 आवर्स और 3 आवर्स, सो आपको ज़रूर फ्रूटफुल लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि हमें एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. मोर ओवर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चले होंगे फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि आपको उन्हीं टॉपिक को अपना टारगेट मान के आगे बढ़ना है. अभी यू पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू गो फॉर द एग्जाम. अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से डेफिनेटली आप सब पढ़ रहे होगे क्योंकि आपको एग्जाम को क्रैक करना है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करोगे, एफर्ट्स मारोगे, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. जैसे मान लो कोई आप क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करते हो, कोशिश करो उसको 45 सेकंड्स में सॉल्व करो. इसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट. बायो के क्वेश्चंस बिल्कुल थियोरेटिकल होते हैं, आपके 9th-10th में कोई कैलकुलेशन नहीं मिलेगी. जेनेटिक्स में कैलकुलेशन होती है जो अभी आपकी सरफेस, अभी आपके लेवल के बाहर है, अभी आपके सब्जेक्ट में नहीं है. ठीक है. तो क्वेश्चन ऐसे कोशिश करो कि बायो क्वेश्चन को सबसे मिनिमम टाइम दें. कब कर पाओगे? जब अच्छे से पहले से प्रिपरेशन होगी आपकी. ठीक है. तो ऑल इन ऑल आई गेस आपको आज का सेमिनार बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा. आपको मालूम पड़ा होगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एवरी सब्जेक्ट में, राइट. एंड आई होप यू विल ऑल डू वेरी वेल इन द एग्जाम. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एंड आई विश कि आप जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे वहाँ बैठे इस सेमिनार को सुने हैं, सारे बच्चे एनटीएससी को क्रैक करके अच्छे नंबर लेके आए, सो दैट हम सेम सेमिनार एनटीएससी स्टेज 2 के लिए उनके लिए ऑर्गेनाइज कर सके, एंड वील ब्रॉट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द एनटीएससी स्टेज 2. I guess that's all for today's seminar. I hope you all enjoyed. That's all for today. Thank you all.